हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम ब्रिटिश आर्थिक नीति देखेंगे और उसका प्रभाव देखेंगे कि भारत पर क्या क्या प्रभाव हुआ। और हम ये देखेंगे आज के लेक्चर में ये हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है इसमें, ताकि क्या इससे हमको याद रहे कि हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है इसमें। तो ब्रिटिश आर्थिक नीति व प्रभाव ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि औपनिवेशिक क्या अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसका उल्लेख मुख्य रूप से कहाँ वर्णन किया है। और इसमें क्या औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में चरण कितने थे और मुख्य रूप से चरणों में क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्योंकि ये हमारे जो चरण है 7 मार्क्स में आ सकते हैं और 2 मार्क्स में भी आए, तो हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि क्या इनमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो सबसे पहले हम औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था देखेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि औपनिवेशिक का अर्थ होता क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। तो क्या है, किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था का प्रयोग अपने हित के लिए करना है ना। तो ये कौन कर रहा था, ये अंग्रेज कर रहे थे भारत में अपने हित के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रयोग कर रहे थे ना। तो क्या हुई थी, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की स्थापना हुई थी। और इसकी शुरुआत कहाँ से देखने को मिलती है हमको, 1757 में प्लासी के युद्ध से ही क्या जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हो गया था। उसके बाद क्या देखेंगे हम कि जो बक्सर था 1764 में, उससे क्या जो दीवानी अधिकार वो किसको मिल गए थे, अंग्रेजों को मिल गए थे ना। तो इससे क्या औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को और विस्तार मिला है ना। इसके बाद अगर हम देखें तो इसका उल्लेख कहाँ पे है, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसका उल्लेख किया गया, इसके औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया गया है ना। तो हम ये 3 चीज़ें लिखेंगे कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, कि किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था का प्रयोग अपने हित के लिए करना। और इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, 1757 में प्लासी के युद्ध से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। इसका उल्लेख दादा भाई नौरोजी की पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसका वर्णन किया है ना। इसके बाद देखेंगे कि जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था है उसके कितने चरण हैं, मुख्य रूप से 3 चरण हैं इसके। तो हम एक एक करके इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये 7 मार्क्स में आ सकता है। तो सबसे पहले वाणिज्य चरण, जो कब से कब तक था, तो 1757 से लेकर 1813 तक वाणिज्य चरण था। उसके बाद औद्योगिक पूंजीवाद का चरण 1813 से 1858 तक ये चरण था। इसके बाद वित्तीय पूंजीवाद 1858 से 1947 तक, जब भारत आज़ाद हुआ था तब तक यह वित्तीय पूंजीवाद का चरण था ना। सबसे पहले आज के लेक्चर में औद्योगिक पूंजीवाद का चरण हम कुछ चीज़ें देख लेंगे और वाणिज्य चरण कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में औद्योगिक पूंजीवाद के चरण को कंप्लीट करके और वित्तीय पूंजीवाद चरण को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो वाणिज्य चरण में कब से कब तक था, ये पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में। तो 1757 से 1813 तक ये चरण था। इसके बाद ये कब हुआ था, इसमें क्या था कि प्लासी के युद्ध के बाद से ही वाणिज्य चरण स्टार्ट हो गया था। और इनका जो लक्ष्य था अंग्रेजों का भारत में व्यापार करके क्या लाभ कमाना था ना। प्रारंभिक चरण क्या था, प्रारंभ में इनका क्या था उद्देश्य कि व्यापार करना है और उससे क्या लाभ कमाना है ना। तो ये चीज़ें कब से स्टार्ट हो गई थी, 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद से ही ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, जो कि क्या कहलाया, वाणिज्य चरण कहलाया है ना। उसके बाद क्या हुआ था, बक्सर के युद्ध के बाद से क्या हुआ था, 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें क्या जो बंगाल कौन कौन से दीवानी अधिकार मिल गए थे, एक तो बंगाल का है ना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्या मिल गया था, दीवानी अधिकार किसको मिल गया था, अंग्रेजों को मिल गया था। जिससे क्या था, जो भारतीय भू राजस्व है ना, जो क्या भू राजस्व होता था है ना, भूमि का जो भू राजस्व वसूला जाता था, उसका सारा पैसा किसके पास आने लगा था, अंग्रेजों के पास आने लगा था। क्योंकि ये जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार है वो किसके पास आ गए थे, बक्सर के युद्ध के बाद किसके पास आ गए थे, तो अंग्रेजों के पास आ गए थे। तो
जो भी भू राजस्व का पैसा है वो किसके पास था, अंग्रेजों के पास। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो भारतीय पैसों से क्या किया था, भारतीय वस्तुओं को भारतीय ही पैसों से क्या करते थे, वो खरीदते थे और क्या करते थे, ब्रिटेन भेजते थे। इससे क्या उन्हें ना तो ब्रिटेन से पैसा क्या दीवानी अधिकार मिलने से ये दोनों लाभ होने लगे कि वो भारतीय पैसे से क्या वस्तुएं खरीदते थे और ब्रिटेन भेज देते थे, जिसको क्या बोलते थे, धन निष्कासन ना, क्या बोलते थे, धन निष्कासन की प्रक्रिया, जिसमें क्या होता था कि भारतीय पैसा क्या भारत के बाहर निकलने लगा था, जिसको क्या बोलने लगे इस प्रक्रिया को, तो धन निष्कासन की प्रक्रिया इसको बोलने लगे थे ना। तो ये हमने देखा ना, तो ये किसके तहत है, ये वाणिज्य चरण के अंतर्गत हमने ये चीज़ें देखी। इसके बाद हम देखेंगे औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। ये कब से कब तक था, तो 1813 से 1858 तक ये चला था औद्योगिक पूंजीवाद, जिसमें क्या हुआ था कि जो व्यापारिक अधिकार है वो क्या कर दिए थे, समाप्त कर दिए थे। और इसका प्रभाव क्या हो गया था कि विऔद्योगिकरण की स्थापना हो गई थी, क्या हो गई थी, उद्योगों की स्थापना हो गई थी। और इसी समय क्या हुआ था, ब्रिटेन में क्या औद्योगिक क्रांति चल रही थी, क्या चल रही थी, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही थी ना, जिससे क्या हुआ था, 3 लाभ हो रहे थे। जिसमें क्या हो रहा था, विनिर्मित उत्पादों के लिए विशाल विशाल बाजार की ज़रूरत थी, किसको, ब्रिटेन को, और कच्चे माल की सतत आपूर्ति करनी थी और खाद्यान्न की आपूर्ति, जिसमें क्या भारत की भूमिका सहायक रूप से रही। जिसमें क्या था, जैसे ब्रिटेन में जो विनिर्माण माल बनते थे, है ना, मतलब माल बनाए जाते थे, सामान, है ना, उसके उत्पाद को क्या जो भारत क्या था, एक विशाल बाजार बन गया था ना, जिसमें क्या ब्रिटेन की वस्तुओं को क्या करने लगे थे, बेचने लगे थे ना, और क्या अधिक दामों पर, है ना, अधिक दामों पे क्या ब्रिटेन की जो वस्तु है उनको क्या भारतीय बाजारों में क्या बेचने लगे थे ना। और इससे क्या उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति भी होने लगी थी और खाद्यान्न की आपूर्ति, है ना, जिसमें उन्हें भारतीयों से ही क्या सस्ते श्रम भी मिलने लगे थे, है ना, तो सस्ते वर्कर मिलने लगे थे। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो औद्योगिक पूंजीवाद इसके और आगे भी हमको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें और हुई। इसके बाद हमको वित्तीय पूंजीवाद को देखना है। इससे पहले हम ये देखते हैं कि हमको इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, जिससे क्या हम सीक्वेंस में अच्छे से चलते हैं और हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, कुछ भी चीज़ें छूटे ना, है ना। तो हम इसमें देखेंगे कि जो औद्योगिक पूंजी औद्योगिक चरण का क्या प्रभाव क्या पड़ा है, और या हम बोल सकते हैं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, उपनिवेशिक, है ना, अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा भारत में, है ना। और भारत में जो भू राजस्व व्यवस्था है वो कौन कौन सी थी, है ना। अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था मुख्य रूप से 4 भू राजस्व व्यवस्था थी, तो हम चारों को देखेंगे। इसकी शुरुआत क्या हुई, है ना, इसमें क्या क्या लाभ हुए, है ना, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले क्या इजारेदारी, है ना, इजारेदारी प्रथा, है ना, इजारेदारी हम प्रथा देखेंगे। एक इसका कारण क्या था, ये किसने शुरुआत की, है ना, इसके लाभ क्या हुए, है ना, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद स्थायी बंदोबस्ती, है ना, स्थायी बंदोबस्ती प्रथा देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, रैयतवाड़ी, प्रथा। इसके बाद हम देखेंगे चौथी है महलवाड़ी, ना। तो हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, भू राजस्व व्यवस्था देखनी है, जिसमें इजारेदारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्ती प्रभाव में प्रथा, ना, इसके बाद रैयतवाड़ी प्रथा
और महलवाड़ी प्रथा है ना। इसके पहले हमको औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये चीज़ें देखेंगे। और हमने वाणिज्य चरण देख लिया है, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण हमारा कुछ रह गया है, और वित्तीय पूंजीवाद का चरण हमको देखना है ना। तो इसको आपको 7 मार्क्स में देखना है। इसी प्रकार हमको इज़ारी प्रथा को भी 7 मार्क्स में, स्थायी बंदोबस्ती को भी 7 मार्क्स में, और रैयतवाड़ी व्यवस्था को भी 7 मार्क्स में, और महलवाड़ी व्यवस्था को भी 7 मार्क्स में देखना है। और कुछ चीज़ें जो 2 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट है ना, वो चीज़ें हम देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निष्कासन का जो वर्णन है उनकी पुस्तक में किया, कौन सी पुस्तक है ना। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का देख लिया कि क्या होती है, किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था का प्रयोग अपने हित के लिए करना। और शुरुआत कहाँ से, 1757 के क्लासिकल युग से। उल्लेख दादा भाई नौरोजी की पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनलिमिटेड इंडिया में वर्णन है। और चरण इसके कौन कौन से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के, तो वाणिज्य चरण 1757 से 1813 से और तक, और औद्योगिक पूंजीवाद का 1813 से 1858, और पूंजीवाद चरण देखेंगे 1858 से लेकर 1947 तक था। इसके बाद इसमें वाणिज्य चरण में क्या क्या हो, प्लासी के युद्ध के बाद क्या लक्ष्य था, व्यापार करना और लाभ कमाना। उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद क्या हो गया था, जो दीवानी अधिकार किसको मिल गए थे, अंग्रेजों को मिल गए थे, बंगाल बिहार उड़ीसा के। तो क्या भू राजस्व का जो पैसा है वो उसी पैसे से भारतीय वस्तु खरीदते थे और ब्रिटेन भेज देते थे। इसके बाद औद्योगिक पूंजीवाद में हमने देखा कि व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए, जिससे उद्योगों की निर्माण, उद्योगीकरण की स्थापना हुई। और उसी समय क्या ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, जिसमें क्या हो गया था, ब्रिटेन को विनिर्मित उत्पादों के लिए एक विशाल बाजार की ज़रूरत थी, जो कि क्या भारत था। उसके बाद जो खाद्यान्न आपूर्ति और कच्चे माल की आपूर्ति है ना, तो ये तीनों चीज़ें थी। बाकी हमको क्या क्या देखना है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का प्रभाव भारत में क्या हुआ, भू राजस्व व्यवस्था कौन कौन से पढ़नी, इजारेदारी प्रथा, स्थायी और रैयतवाड़ी और महलवाड़ी है ना। तो ये चारों देखना है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे।